गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फोटोन क्लासेस 100 में आपका हार्दिक स्वागत है। जो कि हम जानते हैं कि हमने बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 3rd फिजिकल, जिसमें फर्स्ट यूनिट चल रही थी आपकी थर्मोडायनेमिक्स, उसमें कुछ पॉइंट हो चुके थे। उसको देखने के लिए इसका पिछला वीडियो देख सकते हो आप, जिसमें हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है, थर्मोडायनेमिक का क्या मीन होता है, उसमें किसका अध्ययन करते हैं, तथा इसी के बाद में हमने पढ़ा था कि तंत्र क्या होता है, पारिपार्श्विक भाग क्या होता है, जो कि एक ऊष्मागतिकी के पद होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ तंत्र के प्रकार भी पढ़े थे। तंत्र के प्रकार जिसमें हमने पढ़ लिया था खुला तंत्र, बंद तंत्र, 2 प्रकार के तंत्र पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा, विलगित तंत्र। विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम एक प्रकार का बंद तंत्र ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं कि ये कोर पात्र है, ये पात्र है। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। इसमें कुछ भी मान लो, कोई पदार्थ भरा हुआ है, गर्म जल, गैस, ठीक है, कुछ भी। ओके, गर्म जल, ठीक है, ये बंद तंत्र है। लेकिन अगर बंद तंत्र के चारों ओर क्या लगा दिया जाए, एक और आवरण लगा दिया जाए, और इस परत और इस परत के मध्य क्या भरा हुआ हो, कुचालक पदार्थ, ठीक है, यह आपका कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ, यानी कि उष्मारोधी, उष्मा का प्रवाह नहीं होने देता है। ये गर्म जल भरा हुआ है, इस दीवार और इस दीवार के मध्य क्या भरा हुआ है, कुचालक पदार्थ, जो उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो गर्म जल है, इसकी जो उष्मा है वो बाहर नहीं जाती है, जितनी उष्मा इसकी है उतनी इसके अंदर रहेगी। मतलब उष्मा का कोई त्रास नहीं होता है, उष्मा का कोई एक्सचेंज नहीं होगा परिवेश के साथ, जितनी उष्मा है उतनी ही रहेगी, जितना इसका टेम्परेचर है उतना ही इसका टेम्परेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुचालक पदार्थ है, ये कुचालक पदार्थ इस तंत्र और इस परिवेश के मध्य को अवरोध, मतलब रुद्ध कर देता है। मतलब यहां से उष्मा यहां ट्रांसफर नहीं होती है, इधर एनवायरमेंट। इसका मतलब हुआ कि गर्म जल ही रहता है, ठंडा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उष्मा का विनिमय नहीं होता है। साथ ही साथ ये बंद है, ठीक है, बंद है तो इसमें पदार्थ भी एक्सचेंज नहीं होगा, पदार्थ भी एनवायरमेंट में या परिवेश में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र, वह तंत्र होता है, वह तंत्र जिसमें पदार्थ के साथ साथ या पदार्थ व उष्मा दोनों का परिवेश या सराउंडिंग पार्ट, परिवेश के साथ विनिमय नहीं होता है, विनिमय नहीं होता है, मतलब एक्सचेंज नहीं होता है। जितनी उष्मा है उतनी उष्मा इसके अंदर रहेगी, उष्मा में ना तो कमी होगी ना उष्मा में वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा याद रखना कि विलगित तंत्र आ जाए तो यहाँ पे अवशोषित उष्मा, अवशोषित
उष्मा, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब बाहरी एनवायरमेंट से उष्मा ग्रहण नहीं कर सकता और बाहरी एनवायरमेंट को उष्मा नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या एक प्रकार से आइसोलेटेड, जिसको हम बोल सकते हैं रुद्धोष्म। तो यहाँ पे उष्मा का त्रास नहीं होता है, जितनी उष्मा है उतनी ही रहेगी। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्मस, फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, या बोल सकते हो डेबार फ्लास्क भी होता है, जो प्रैक्टिकल में यूज लेते हैं, डेबार फ्लास्क। ठीक है, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये उष्मा के त्रास को रोकते हैं, जितनी उष्मा है उतनी उष्मा बनी रहेगी। इसको बोलते हैं विलगित तंत्र। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्थ, समांगी तंत्र। समांगी तंत्र। ओके, समांगी तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जिसमें बहुत से पदार्थ दो या दो से अधिक मान सकते हो, एक नहीं होगा, एक होगा तो फेज एक ही रहेगी। समांगी तंत्र का मतलब है कि ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक जो उपस्थित पदार्थ हैं वो एक ही अवस्था में होते हैं, एक ही प्रावस्था में होते हैं, अलग अलग प्रावस्था में नहीं होते हैं। अर्थात उनका जो रासायनिक संगठन होता है, उस तंत्र में जो रासायनिक संगठन होता है वो प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक जगह क्या होता है, समान होता है। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, एग्जाम्पल जल प्लस चीनी या नमक ले सकते हो, इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, समांगी तंत्र में आते हैं। ये पात्र है, इसमें चीनी और पानी दोनों मिक्स है। ठीक है, ठीक है। यहां पे जल और चीनी, जल है ब्लैक के अंदर, चीनी है रेड के अंदर, दोनों को मिक्स किया तो केमिकल कंपोजिशन जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो प्रत्येक जगह रासायनिक संगठन क्या होता है, समान होता है। अर्थात ऐसे नहीं कि यहां से अगर अपन जल मिश्रण लेंगे तो कम मीठा होगा, यहाँ पे ज्यादा मीठा होगा, यहाँ पे कम मीठा होगा, यहाँ पे ज्यादा, मतलब ऑल ओवर मीठापन क्या रहेगा, समान। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम समांगी तंत्र। अर्थात ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम दो होनी चाहिए, तो उसमें उपस्थित सभी पदार्थ एक ही प्रावस्था में होती है, अलग अलग प्रावस्था नहीं है, एक ही प्रावस्था है। अर्थात एक ही रासायनिक संगठन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे परिभाषा लिख देता हूं मैं, वह है तंत्र जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ एक ही प्रावस्था में होते हैं, प्रावस्था में होते हैं, अर्थात जिनका रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन प्रत्येक भाग का मतलब चाहे यहां से देखो, चाहे यहां से कैसे भी देखो, इस तंत्र के अंदर संगठन प्रत्येक भाग में एक समान होता है,
उसे समांगी तंत्र कहा जाता है। उसे समांगी तंत्र कहा जाता है। क्लियर इट? ओके। इसी के साथ साथ जब दोनों को मिक्स करते हैं तो इन दोनों पदार्थ जल और चीनी क्या ये अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं, अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि एक साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों को पृथक करने वाली कोई सीमा नहीं दिखाई देती, मतलब इनका संगठन समान है, ये अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे, कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं दिखाई देती है कि जिससे ये दोनों अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे ना। तो इसका इंपॉर्टेंट है कि इस तंत्र में कोई पृथककारी स्पष्ट सीमा रेखा दिखाई नहीं देती है। ओके, एग्जाम्पल है इसमें गैसों का मिश्रण। गैसों को मिला दो, गैसें अलग अलग दिखाई, नाइट्रोजन गैस को मिला दो और ऑक्सीजन गैस को मिला दो, क्या पत्र में दोनों गैसें अलग अलग दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। दोनों गैसें एक दूसरे में घुलनशील हो जाती है, एक दूसरे में मिश्रित हो जाती है। इससे उन दोनों को हम विभेदित नहीं कर सकते, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब उनके मध्य कोई एक स्पष्ट रेखा दिखाई नहीं देती है कि ये गैस ये वाली यह है, ये वाली यह है। ठीक है, यह है गैसों का मिश्रण, जल व नमक का मिश्रण, जल व नमक या बोल सकते हो चीनी का विलयन। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है आपका समांगी तंत्र होता है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं विषमांगी तंत्र। क्लियर इट? कोई समस्या? ओके। अब देखते हैं अपन पांचवा कौन सा है, विषमांगी। ये डिफरेंस रहेगा जस्ट रिवर्स ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, रिवर्स ऑफ होमोजीनियस सिस्टम विच नोन एज हेट्रोजीनियस सिस्टम। मतलब ये विषमांगी तंत्र होता है, समांगी तंत्र से क्या होता है? रिवर्स होता है, उल्टा होता है। देखो कैसे होता है। एग्जांपल ले लेता हूं पहले इसका मैं, यहां पे ले लिया जैसे तेल प्लस जल, इन दोनों को मिला देता हूं मैं, तो क्या बनेगा? देखो दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा इसमें? ओके, तेल व जल दोनों दो पदार्थ हैं या दो से अधिक भी हो सकता है। तो दोनों को जब मिलाते हैं तो यहाँ पे दो प्रावस्थाएं दिखाई देती है, इसमें दिखाई नहीं दे रही ना, इसमें केवल एक ही प्रावस्था है। केमिकल कंपोजिशन इक्वल सेम केमिकल कंपोजिशन होता है, आप कहीं से भी ले लो इसका सैंपल। लेकिन इसमें बात करते हैं तो इसका केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन क्या होता है? अलग अलग। इसका रासायनिक संगठन अलग है, इसका अलग है। तो यहाँ पे इन दोनों को पृथक करने वाली एक स्पष्ट रेखा यहाँ बीच में, यहाँ एक रेखा दिखाई देती है, काल्पनिक रूप से देख लो आप। तो एक यहां से क्या दिखाई देती है? इन दोनों को पृथक करने वाली, है ना। तो इन दोनों को पृथक करने वाली एक स्पष्ट रेखा में दिखाई देती है कि इस रेखा से ऊपर ये वाला है, इस रेखा से ऊपर ये वाला है। ये तेल हो गया और ये जल हो गया।
इसका मतलब हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे जो दो पदार्थ लिए हैं वो दोनों अलग अलग प्रावस्था में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तेल व जल का जो मिश्रण होता है, तेल व जल का मिश्रण, वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, विषमांगी तंत्र। क्या कहलाता है, विषमांगी तंत्र कहलाता है। देखो, वह तंत्र, यहां पे ये क्या आपकी पृथक्कारी स्पष्ट सीमा रेखा क्या है, इन दोनों को पृथक करने वाली एक स्पष्ट रेखा है। तो यहाँ पे दो फेज हो गई। अगर और ज्यादा पदार्थ मिलाएंगे तो जितने ज्यादा पदार्थ मिलाओगे विषमांगी तंत्र के अकॉर्डिंग, तो वहां पे प्रावस्थाएं उतनी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो है यहाँ पे पदार्थ, तो एक स्पष्ट सीमा रेखा, अगर तीन होते तो क्या रहता, दो हो जाती। ठीक है, तो वह तंत्र जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं, भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं, अर्थात जिसमें रासायनिक संगठन प्रत्येक भाग में अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग होता है, तो उसे विषमांगी तंत्र कहा जाता है। विषमांगी तंत्र कहा जाता, क्या कहा जाता है, विषमांगी तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र में पदार्थों को या प्रावस्थाओं को बोल सकते हो, पदार्थों को पृथक करने वाली एक स्पष्ट रेखा, पृथक करने वाली एक स्पष्ट रेखा दिखाई देती है। क्या देती है, दिखाई देती है। ठीक है, दिखाई दे रही है, ये पदार्थ है, ये अलग है। इन दोनों को पृथक करने वाला जो स्थान है ना, वो स्थान क्या कहलाता है, सीमा रेखा होता है, जो स्पष्टली दिखाई देता है। ऐसी स्थिति इसमें नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ चुके हो। तो ये तो हो गया आपका विषमांगी तंत्र और ये हो गया समांगी तंत्र। ठीक है, यहाँ पे तेल व जल, इन दोनों का मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है, आपका विषमांगी तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तंत्र कंप्लीट है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ओके, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल देना। यहाँ पे हो गए टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के प्रकार। पहला प्रकार कौन सा था आपका, खुला तंत्र। ठीक है, ओपन सिस्टम। खुले तंत्र में क्या होता है कि खुले तंत्र में पदार्थ और उष्मा दोनों एक्सचेंज होती है, दोनों का विनिमय होता है प्रवेश के साथ। बंद तंत्र में क्या होता है, बंद में पदार्थ का नहीं होता, केवल क्या होगा, उष्मा का होगा एक्सचेंज। इसके बाद में विलगित तंत्र। विलगित तंत्र में क्या होता है, विलगित तंत्र में दोनों एक्सचेंज नहीं होते हैं, ना तो पदार्थ एक्सचेंज होता है और ना ही उष्मा। पदार्थ और उष्मा दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके विलगित तंत्र। इसके बाद में समांगी तंत्र। समांगी तंत्र में क्या होती है, एक ही फेज होती है, एक ही अवस्था होती है, चाहे आप पदार्थ कितने ही मिला दो, एक ही प्रावस्था में दिखाई देंगे। उनमें केमिकल संगठन, रासायनिक संगठन क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। इसके बाद में
कौन सा आ जाएगा? विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र में क्या होंगी? प्रावस्थाएं अलग अलग होती है। जितने ज्यादा पदार्थ होंगे अलग अलग, है ना, तो वो उनकी प्रावस्था भी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मतलब विषमांगी का मतलब जिसमें प्रावस्थाएं अलग अलग होती है, उनका रासायनिक संगठन क्या होता है? अलग अलग होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके विषमांगी तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं तंत्र के गुण। इंपॉर्टेंट है, तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तंत्र के गुण। ठीक है, तंत्र के गुण। यहाँ पे तंत्र के निम्न लिखित गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं विस्तीर्ण गुण। विस्तीर्ण गुण, विस्तीर्ण गुण, या बोल सकते हो मात्रात्मक गुण। क्या बोल सकते हो? मात्रात्मक गुण। या बोल सकते हो मात्राश्रित, मात्राश्रित गुण। क्या बोल सकते हो? मात्राश्रित गुण बोल सकते हो। तो किसी भी नाम से आ सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी कि विस्तीर्ण गुण, मात्रात्मक गुण, या मात्राश्रित, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब मात्राश्रित, मात्रा पर आधारित गुण होता है ये। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकंड आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको बोल सकते हैं अपन गहन गुण, या बोल सकते हो विशिष्ट गुण, या बोल सकते हो मात्रा अनाश्रित। मात्रा अनाश्रित गुण, ये होते हैं आपके प्रॉपर्टीज सिस्टम के गुण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, नाम से स्पष्ट हो रहा है मात्रात्मक या मात्राश्रित, मात्रा पे डिपेंड करता है, यानी कि ये गुण तंत्र की मात्रा पे डिपेंड करता है। ये मात्रा अनाश्रित मतलब ये तंत्र की मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो गुण हैं जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट पढ़ लेते हैं अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तंत्र के वह गुण, तंत्र के वे गुण जो पदार्थ या तंत्र, पदार्थ के एक तंत्र ही है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं मतलब पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ाओगे तो ये गुण भी चेंज होगा, पदार्थ की मात्रा कम करोगे तो भी ये गुण चेंज होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने जल लिया, क्या लिया? जल। एक बीकर में लिया जल, एक बीकर में 1 लीटर तथा दूसरे बीकर
में 10 लीटर एक बीकर में 1 लीटर तथा दूसरे बीकर में 10 लीटर जल लेते हैं तो 1 लीटर जल वाले बीकर में जल का आयतन 10 लीटर जल वाले बीकर से कम होता है। ठीक है, आपको पता है कि दो बीकर लेते हैं, एक में 1 लीटर जल डाल दिया और एक में 10 लीटर जल डाल दिया, दोनों में जल है। ठीक है, पदार्थ एक ही है, तो यहाँ पे 1 लीटर जल लिया, दूसरे में 10 लीटर जल ले लिया आपने। ऐसी स्थिति में आयतन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि जल की मात्रा अगर चेंज करते हो तो आयतन भी चेंज होता है। आयतन चेंज होता है तो द्रव्यमान भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसका द्रव्यमान अलग होगा, इसका द्रव्यमान अलग होगा, आयतन भी अलग अलग होगा। ठीक है, मोलों की संख्या वो भी अलग अलग होगी। 1 लीटर जल के मोल अलग होंगे, 10 लीटर जल के मोल अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगर पदार्थ की मात्रा को अगर चेंज करते हैं तो आयतन, मोलों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है, द्रव्यमान, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गुण है, आयतन है, द्रव्यमान है, मोलों की संख्या है, उष्माधारिता है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा है, ये सब के सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। अर्थात पदार्थ की मात्रा में चेंजिंग करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो गुण भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन विस्तीर्ण गुण कहते हैं। ठीक है, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से हैं, ये तो एक दे दिया आपने, आयतन, वॉल्यूम बोल सकते हो, द्रव्यमान, ठीक है, गलनांक क्वथनांक ये तो निश्चित है, चाहे पदार्थ आप कितना ही ले लो, ये फिक्स होता है प्रत्येक पदार्थ का। आयतन, द्रव्यमान, इसके बाद में कणों की संख्या, मोल या मोलों की संख्या बोल सकते हो, मोलों की संख्या। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद में उष्मा, आंतरिक ऊर्जा, उष्माधारिता, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ये पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करती है। तो ये आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल। ये गुण हैं जो तंत्र के या पदार्थ के ये चेंज होते हैं मात्रा में परिवर्तन करने पर। तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद में हम सेकंड पढ़ेंगे, जस्ट रिवर्स। ठीक, क्या होगा, इसका उल्टा होगा। दूसरा हम पढ़ते हैं गहन गुण, या बोल सकते हो विशिष्ट गुण भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो गहन गुण के बाद विशिष्ट गुण, या बोल सकते हो इसको मात्रानाश्रित गुण, जिसको हम बोल सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है, नो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं करते हैं। तंत्र के ऐसे गुण, तंत्र के
ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, परंतु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करती है। गहन गुण कहलाते हैं, गहन गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? Extrinsic properties is known as extrinsic property in which the properties of matter not depend on amount of matter, मतलब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं, वो क्या कहलाते हैं? गहन गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ये केवल डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लो। जैसे ले लिया आपने गलनांक, क्वथनांक, मोलर गुणधर्म, जिन राशियों या जिन गुणों के अगर मोलर शब्द लग जाता है, मोलर शब्द इंपॉर्टेंट, अगर मोलर शब्द लग गया तो हमेशा याद रखना वो गुण किस में आएगा? इसी के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं आपको, उष्माधारिता है, उष्माधारिता ये क्या है? मात्रात्मक गुण है, विस्तीर्ण गुण है। लेकिन अगर इसके आगे क्या लगा दूं मैं? मोलर, तो मोलर का मतलब है कि प्रति मोल के हिसाब से निकालते हैं, और प्रति मोल के हिसाब से चाहे आप पदार्थ ले लो कितना भी, वो प्रति मोल के हिसाब से ही आएगा, और वो मान बिल्कुल उतना ही आएगा प्रति मोल के हिसाब से, चाहे आप पदार्थ कितना ही ले लो। तो मोलर शब्द लग गया तो वहां पे हम इसे याद रखना गहन गुण आएगा। तो मोलर उष्माधारिता, मोलर आयतन बोल सकते हो, मोलर आयतन, जितने भी मात्रात्मक गुण है, विस्तीर्ण गुण, उनके आगे मोलर लगा दो, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके गहन गुण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा विशिष्ट उष्मा। देखो ये बताओ आप, पीएच जैसे मैंने HCl ले लिया, जिसकी सांद्रता क्या है? 0.1 m। ठीक है, तो यहां पे HCl एक ले लिया मैंने 1 लीटर, एक ले लिया मैंने 10 लीटर, दोनों की मोलरता कितनी है? 0.1 है। तो क्या पीएच अलग अलग होगी? बिल्कुल नहीं। पीएच क्योंकि मोलरता क्या है? यहाँ पे समान है, और समान मोलरता में हमने 1 लीटर लिया और 10 लीटर लिया, तो मात्रा अगर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे सांद्रता चेंज नहीं होगी, सांद्रता चेंज नहीं होगी तो पीएच भी चेंज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना पीएच भी क्या है? क्या है? गहन गुण है। क्या है? गहन गुण है। ठीक है, सक्रिय अणु ऊर्जा, ठीक है, आरएनएस पैरामीटर जो भी होते हैं, आरएनएस समीकरण में जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? गहन गुण होते हैं। ठीक है, तो ये सारे की सारे क्या होते हैं? गहन गुण होते हैं। जैसे मान लो क्वथनांक ले लिया मैंने, एक समझा देता हूं, क्वथनांक ले लो, गलनांक ले लो, या ये ले लो, कुछ भी ले लो। क्वथनांक ले लिया, अब मैं ले रहा हूं H2 जल, एक बीकर में ले लिया मैंने 10 लीटर और एक बीकर में ले लिया मैंने 1 लीटर। तो क्या क्वथनांक चेंज होगा?
क्वथनांक चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है 100 डिग्री, चाहे आप 10 लीटर ले, चाहे 1 लीटर ले, चाहे 5 लीटर ले, क्वथनांक वही रहेगा, क्वथनांक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। गलनांक भी फिक्स होता है किसी पदार्थ का, चाहे आप मात्रा कितनी ले लो, गलनांक भी, क्वथनांक कुछ भी हो। इसके आगे और भी आते हैं पैरामीटर, जैसे श्यानता आ गई, पृष्ठ तनाव आ गया, परावैद्युतांक स्थिरांक, परावैद्युतांक, अपवर्तनांक, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गहन गुण होते हैं। क्या होते हैं? गहन गुण होते हैं। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टोरेज लाइन, यदि x एंड y, यदि x एंड y क्या हो, x व y क्या हो, विस्तीर्ण गुण हो, विस्तीर्ण गुण हो, तो x अपॉन y या y अपॉन x अपॉन y गहन गुण होंगे, गहन गुण होंगे। x और y क्या है, विस्तीर्ण गुण है, पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करता है ये भी, लेकिन इसमें इसका भाग दे दो, मतलब दोनों को अनुपात में ले लो x अपॉन y, तो वो क्या हो जाएगा, गहन गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गहन गुण हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसमें, जैसे यहां पे ले लिया मैंने द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करेगा, आयतन भी पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब वो विस्तीर्ण गुण हो गया। तो द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व। और घनत्व क्या होगा आपका, गहन गुण होगा। क्यों? क्योंकि घनत्व आप किसी भी पदार्थ का ले लो, चाहे 10 लीटर जल का ले, चाहे 1 लीटर जल का ले, उस जल का घनत्व फिक्स होता है। घनत्व केवल क्या होगा, चेंज कब होगा, केवल टेम्परेचर से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहां पे घनत्व क्या हो गया, एक गहन गुण। क्या हो गया, गहन गुण। और ये क्या है, द्रव्यमान क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान क्या है यहाँ पे, विस्तीर्ण गुण। और आयतन क्या है यहाँ पे, विस्तीर्ण गुण। ठीक है, ये हो गया। इसको रब कर देता हूं मैं। फर्स्ट हो गया ये द्रव्यमान बटा आयतन, x और y, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व। घनत्व क्या है, गहन गुण। इसके बाद में दूसरा देख लो, आयतन बटा द्रव्यमान, आयतन बटा द्रव्यमान। यहां पे ये तो हो गया x और ये हो गया y, तो यहां पे क्या आ जाएगा, विशिष्ट आयतन। और विशिष्ट आयतन क्या हो गया यहाँ पे, गहन गुण। क्या हो गया, गहन गुण। और आयतन क्या है यहाँ पे, आयतन क्या है, विस्तीर्ण गुण, द्रव्यमान भी विस्तीर्ण गुण। तीसरा है उष्माधारिता बटा द्रव्यमान। उष्माधारिता बटे द्रव्यमान क्या होती है, विशिष्ट उष्मा। ये क्या आपका, गहन गुण। ठीक है, ये होते हैं आपके
इसी के बाद में फोर्थ देख लो, मुक्त ऊर्जा जो गिव्स फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा बटा द्रव्यमान ले लो, द्रव्यमान ले लो या मोलर द्रव्यमान ले लो, प्रति मोल के हिसाब से, मोलर द्रव्यमान प्रति मोल के हिसाब से, मोलर द्रव्यमान का मुक्त ऊर्जा में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को, रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक विभव, ये भी क्या आपका गहन गुण है। ठीक है, मुक्त ऊर्जा या ऊर्जा बोल सकते हो, ठीक है, ऊर्जा बोल सकते हो या मुक्त ऊर्जा बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो मुक्त ऊर्जा में मोलर द्रव्यमान का हम क्या देंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे रासायनिक विभव प्राप्त होता है, जो कि एक गहन गुण है। इसका मतलब ये हुआ देखो कि द्रव्यमान क्या है, विस्तीर्ण गुण, ये भी विस्तीर्ण गुण, विस्तीर्ण गुण में विस्तीर्ण गुण का भाग दोगे तो गहन गुण प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही विस्तीर्ण गुण में विस्तीर्ण गुण का भाग दोगे, विशिष्ट आयतन, गहन गुण प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम गहन गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विस्तीर्ण गुण से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है।